नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। कल तक हम लोग जॉब चारबाग के बारे में देखे थे। कल तक जो चर्चा हुआ था जॉब चारबाग तक, ये पटना फैक्ट्री का प्रथम हेड था। यहाँ तक हम लोग देखे थे। आज चर्चा करेंगे मिडल्टन के बारे में। किसके बारे में? मिडल्टन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मिडल्टन और धीरज नारायण और सिताब राय को मिला के 1766 ईस्वी में बिहार प्रशासन मंडल की नियुक्ति किया गया। बिहार प्रशासन मंडल बना, कब बना? 1766 ईस्वी में। कौन कौन था? धीरज नारायण, सिताब राय और मिडल्टन, ये तीन लोग थे। फिर 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटा दिया जाता है और बिहार का नायब नवाब सिताब राय को बनाया जाता है। बिहार का नायब नवाब सिताब राय को बनाया जाता है। ठीक है, जब सिताब राय को बनाया जाता है तो उस समय मिडल्टन को भी हटा दिया जाता है। जब ये सिताब राय बनता है तो मिडल्टन भी हटा दिया जाता है। उसके जगह पर रमबोल्ड बनता है पटना फैक्ट्री का हेड। और इसी रमबोल्ड के समय अंग्रेज निरीक्षक की बहाली होती है बिहार में प्रशासन चलाने के लिए। बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए 1769 ईस्वी में। ठीक है, इसकी बहाली कब होती है? 1769 ईस्वी में बहाली होती है अंग्रेज निरीक्षक की। और जब बहाली होती है तो उस समय हसपुर राज के राजा फतेह सिंह कंपनी को मान्यता देने का इनकार कर देते हैं। कंपनी को मान्यता देने से इनकार कर देते हैं। कौन? फतेह सिंह। ठीक है, और 1767 ईस्वी में विद्रोह कर देते हैं। फतेह सिंह जो होते हैं वो 1767 में विद्रोह कर देते हैं। फिर इनके ऊपर बहुत सारा सैनिक दबाव दिया जाता है, सैनिक दबाव बनता है। तब ये चले जाते हैं भगजोनिया के जंगल में, भाग जाते हैं। अपने राजपाट को छोड़ के भगजोनिया के जंगल में अपना परिवार लेके चले जाते हैं और लगातार कंपनी के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहते हैं। फिर उसके बाद एक घटना घटती है 1770 ईस्वी में। क्या होता है? अकाल होता है। अकाल पड़ता है बिहार में, अकाल पड़ता है 1770 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ता है। और ये अकाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ काम किया गया। तो देखते हैं कौन कौन सा काम किया गया। 1770 के भीषण अकाल से पटना, भागलपुर और दरभंगा, कौन कौन? पटना, भागलपुर, दरभंगा में भारी तबाही होती है। इस समय 1770 ईस्वी में पटना लगान परिषद का गठन होता है। 1770 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा, पटना लगान परिषद की स्थापना होती है। ठीक है, या बिहार परिषद, इसको पटना लगान परिषद या बिहार परिषद भी कह सकते हैं। ठीक है, पटना लगान परिषद या बिहार परिषद का गठन हुआ। लगान परिषद के अध्यक्ष जो रहते हैं लगान परिषद के, अलेक्जेंडर रहते हैं, जेम्स अलेक्जेंडर, जो 1770 ईस्वी में पटना लगान परिषद की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर रहते हैं। 2 सदस्य भी रहते हैं इनके। ये अध्यक्ष हो गए जेम्स अलेक्जेंडर। 2 सदस्य रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? पाल्क और वेनिस्टार्ट। पाल और वेनिस्टार्ट रहते हैं। लगान वसूली का कार्य अब लगान परिषद द्वारा देखा जाने लगा। जब बिहार में बिहार लगान परिषद का गठन हो गया तो लगान वसूली के काम इसी के द्वारा देखा गया। जबकि सिताब राय, ये तो थे ना सिताब राय का कार्य सिर्फ निजामत, सामान्य प्रशासन का, निजामत का रह गया। जो सामान्य प्रशासन था, सामान्य प्रशासन का कार्य इनके जिम्मे, सिताब राय के जिम्मे रह गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर वारेन हेस्टिंग्स, कौन? वारेन
हेस्टिंग्स सिताब राय को बर्खास्त कर देता है। और उसके जगह पर इनके बेटा, इसके जगह पर इनका बेटा को नियुक्त करता है। इनके बेटा कल्याण सिंह को नियुक्त करता है और इनको उपाधि देता है, कल्याण सिंह को नियुक्त करता है और उपाधि देता है राय रयान की। ये चीज़ याद रखिएगा, राय रयान और बहादुर की उपाधि वारेन हेस्टिंग्स के समय ही प्रारंभ हुआ था। ये प्रश्न बन जाता है कि राय रयान की उपाधि और बहादुर की उपाधि किस गवर्नर जनरल के समय में प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। बेतिया के जमींदार एक रहते हैं, ये देख लिए। अब इसके बाद बेतिया के जमींदार युगल किशोर। युगल किशोर ये जो है लगान वसूल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कंपनी की सेना से सहायता लेते हैं। युगल किशोर कंपनी से सहायता लेते हैं। ठीक है, और इसके बदले 1772 में युगल किशोर का जमींदारी का प्रबंधन कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया और पेंशन दे दी। अब सोचिए, युगल किशोर लगान वसूली के लिए कंपनी का सहायता लिए थे, लेकिन कंपनी क्या किया, 1772 ईस्वी में लगान वसूली का कार्य और जमींदारी दोनों ले लिया और इनको क्या दे दिया, पेंशन। तो भैया पेंशन लो और जियो। ठीक है। कल्याण सिंह के भी सभी अधिकार 1782-83 में, कल्याण सिंह जो वारेन हेस्टिंग्स नियुक्त किया था, तो कल्याण सिंह के भी सारे अधिकार 1782-83 ईस्वी में कंपनी ले लेती है। और इन दोनों की जानकारी एक किताब में मिलती है, खुलासतूत तवारीख में ये जानकारी मिलती है कि युगल किशोर और कल्याण सिंह दोनों की जमींदारी कंपनी अपने हाथों में ले लिया, इसकी जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद लगान वसूली के कार्य संतोषजनक ढंग से न चलने के कारण कंपनी को भी दिक्कत होता है ना, लगान वसूली का तो काम ले लिया, लेकिन कंपनी को भी दिक्कत हुआ कि भाई लगान वसूली हो रहा है लेकिन हमको मिल नहीं रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो 1793 ईस्वी में जॉन शोर को ये आदेश दिया जाता है कि एक नई स्थायी लगान व्यवस्था लागू करो, तो जॉन शोर स्थायी बंदोबस्त लाता है, जो भारत के साथ साथ पूरे बिहार में भी स्थायी ढंग से लागू हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब रेगुलेटिंग एक्ट का देख लेते हैं बिहार में प्रभाव। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का देख लेते हैं बिहार में प्रभाव। इसके बाद निरीक्षक, जो अब कलेक्टर कहा जाता था, बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर दिया गया। किसको? निरीक्षक और बिहार परिषद जो 1770 में गठित किया गया था, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। इस प्रांतीय सभा में बनारस के चैत सिंह प्रांतीय सभा का गठन किया गया। फिर इसी समय बनारस के चैत सिंह विद्रोह करते हैं और इस विद्रोह से प्रभावित होकर बिहार में 1781 ईस्वी में कुछ जमींदार 1781 ईस्वी में विद्रोह कर देते हैं।
ठीक है। 1781 ईस्वी में बिहार के कुछ जमींदार विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। और उसी समय इस विद्रोह को असफल भी कर दिया जाता है, असफल भी कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर 1781 ईस्वी में बिहार को एक नया जिला बनाया गया, नया जिला बनाया गया और एक कलेक्टर की नियुक्ति हुई। 1781 ईस्वी में ही दो काम किया गया, बिहार को एक नया जिला और कलेक्टर की नियुक्ति किया गया प्रशासन चलाने के लिए। बिहार की प्रशासन चलाने के लिए एक कलेक्टर की नियुक्ति किया गया और एक जिला जज की नियुक्ति किया गया। किसकी? जिला जज की नियुक्ति किया। किनके द्वारा किया गया? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। 1793 ईस्वी में बिहार लगान परिषद को खत्म किया गया था। एक चीज़ याद रखिएगा, इस 1781 ईस्वी में पटना लगान परिषद को खत्म किया गया, पटना लगान परिषद को खत्म किया गया था, ठीक है, 1781 ईस्वी में, ठीक है। उसके स्थान पे लगान प्रमुख, किसका? लगान प्रमुख का पद बनाया गया। पटना लगान परिषद को 1781 ईस्वी में खत्म करके लगान प्रमुख का पद बना दिया जाता है। लगान प्रमुख का पद बना दिया जाता है, ठीक है। और उसमें मैक्सवेल, कौन? मैक्सवेल को लगान प्रमुख नियुक्त किया जाता है। अलेक्जेंडर के पश्चात पटना लगान परिषद के अध्यक्ष पर कुछ लोग हुए थे, जिनको देख लीजिए। पटना लगान परिषद के कुछ अध्यक्ष हुए थे मैक्सवेल की बात। तो वंशीटाट हुआ, कब हुआ था? 1772 से 73 ईस्वी में। थॉमस लेन ये 1773 से 75 ईस्वी में। और फिर इसके बाद डेक्टिस बनता है, डेक्टिस प्रमुख बनता है। और उसके बाद 1775 से 1776 तक। इसके बाद बनता है इसाक सेज। ये कौन रहते हैं? ये सब लोग रहते हैं पटना लगान परिषद के अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। इसाक सेज बनता है 1776 से 1777 तक, एक एक वर्ष के लिए बनते हैं ये लोग। और फिर इवान ला बनता है, कब? 1782 से 83 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में पटना लगान परिषद को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसी समय फिर 1783 ईस्वी में ईस्वी में गोल घर का निर्माण होता है, गोल घर का निर्माण होता है, ठीक है। 1783 ईस्वी में क्यों किया गया? अनाज भंडारण के लिए, अनाज भंडारण के लिए। क्योंकि 1783 ईस्वी में एक बार फिर अकाल पड़ गया था। 1770 में पड़ा था, फिर उसके बाद 1783 ईस्वी में पड़ा। तो 1783 ईस्वी के अकाल को देखते हुए पटना में गोल घर का निर्माण किया गया, ठीक है। और फिर अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन 1790 ईस्वी में अपने नियंत्रण में लिया। बिहार का फौजदारी प्रशासन 1790 ईस्वी में अपने नियंत्रण में ले लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। और पटना के पहले मजिस्ट्रेट, फिर फर्स्ट मजिस्ट्रेट पटना के कौन बनते हैं? पटना के पहले मजिस्ट्रेट बनते हैं फ्रांसिस ग्रांड बनते हैं। पटना के पहले मजिस्ट्रेट फ्रांसिस ग्रांट नियुक्त होते हैं, जो पटना और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में
ठगी डकैती की समस्या को सुलझाने के लिए ठगी डकैती की समस्या को कम करते हैं। अंततः ये 1835 ईस्वी में ख़त्म हो जाता है ठगी डकैती की व्यवस्था, जब वेंटिंग गवर्नर बनता है भारत का 1835 ईस्वी में। ठीक है, इसी बीच एक घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है? बिहार में कुछ नए जिले गठित किए जाते हैं। ठीक है, बिहार में कुछ नए जिलों का गठन किया जाता है, इसलिए कि 1790 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने प्रशासन संभाल लिया, नियंत्रण में ले लिया, तो उसके प्रशासन को चलाने व्यवस्थित रूप से चलाएगा ना, ऐसे वैसे कैसे चला सकता है। तो एक घटना घटता है कि 1800 समय बीत जाता है और 1865 ईस्वी में बिहार को अलग अलग जिलों में संगठित कर दिया गया। 1865 ईस्वी में निर्देश आया कि बिहार को अच्छे से प्रशासन चलाने के लिए अलग अलग जिलों में बांट दिया जाए। तो सारण को 1866 ईस्वी में दो भागों में, सारण और चंपारण में बांट दिया गया। उसके बाद पटना को गया से बांट दिया गया 1865 ईस्वी में। ठीक है, फिर 1869 ईस्वी में तिरहुत, पटना जिले के कुछ क्षेत्र को तिरहुत में मिला दिया गया। ये पूछ सकता है कि पटना जिले के कुछ क्षेत्र तिरहुत में कब मिलाए गए थे? तो 1869 ईस्वी में मिलाए गए थे, जबकि 1875 ईस्वी में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बांट दिया गया। किसको? तिरहुत को 1875 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र 1911-12 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अंग रहे थे। और इस बंगाल प्रेसिडेंसी के बाद बिहार के गठन की मांग तेज होती है। ठीक है, 1911-12 में बिहार के गठन की मांग तेज होती है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के गठन में किनकी भूमिका रहती है। बिहार के गठन का मांग 1911-12 में तेज होती है, जिनमें कुछ लोगों की भूमिका होगी। बिहार प्रांत बनाने का गठन। ठीक है, तो देखते हैं 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन होता है। और इसी समय बिहार का प्रशासनिक पुनर्गठन की वर्ष तय होता है। और 1905 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक बिहार में बहुत सारे बुद्धिजीवी पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग को अपने अपने विधियों से तेज करते हैं, जिसमें सच्चिदानंद व महेश नारायण मुख्य भूमिका निभाते हैं। और इन दोनों के प्रयास के फलस्वरूप 1906 में ही एक पुस्तक में बिहार प्रांत के गठन की मांग किया गया। और फिर 1906 राजेंद्र प्रसाद, इसी सन में राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं, राजेंद्र प्रसाद, वो पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। बिहारी छात्र
सम्मेलन का आयोजन किया। कौन? राजेंद्र प्रसाद, पटना में। ठीक है। जबकि मजहरुल हक अली इमाम और हसन इमाम, मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम पृथक बिहार के गठन की मांग प्रस्तुत करने में सहयोग दिया था। ये लोग क्या किए थे? सहयोग किए थे। किसका? राजेंद्र बाबू का। ये लोग सहयोग किए थे किसका? राजेंद्र बाबू का, पृथक बिहार बनाने में, बिहार के गठन में। ठीक है। और इसी बिहारी छात्र सम्मेलन में फखरुद्दीन पृथक बिहार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है। फखरुद्दीन, ठीक है, फखरुद्दीन बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। कब किया गया? 1906 के पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन में, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। ठीक है। अब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों का एक सभा, दूसरी तरफ सरफराज हुसैन कांग्रेस सभा बिहार कांग्रेस सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी तरफ इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, सरफराज हुसैन खान को बिहार अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर ये लोग मिलकर बिहारी छात्र संगठन और बिहार कांग्रेस सभा मिलकर अलग बिहार प्रांत के गठन की मांग को तेज करते हैं। और ये मांग 1911 ईस्वी में दिल्ली में घोषणा हो जाता है कि बिहार उड़ीसा अलग अलग प्रांत बना दिए जाए। ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को, ये डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर, बिहार उड़ीसा को एक रखें और बंगाल से अलग कर दें और एक नए प्रांत के रूप में गठित कर दिया जाए, जो 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन होता है बंगाल से अलग करके। ये चीज़ याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन होता है बंगाल से अलग करके। वहीं पे 1936 में उड़ीसा से अलग किया जाता है। 1936 में उड़ीसा से अलग कर बिहार को एक नए पृथक बिहार का गठन किया जाता है। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया उड़ीसा के साथ, लेकिन 1936 ईस्वी में केवल बिहार प्रांत का गठन हुआ, उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। तो इसी क्रम में 1916 में पटना यूनिवर्सिटी पीयू और 1917 में पटना पटना हाई कोर्ट का गठन हो जाता है। ये दोनों याद रखिएगा, पहले पटना यूनिवर्सिटी का गठन होता है, फिर पटना हाई कोर्ट का गठन होता है 1917 में। ठीक है। और पटना को राजधानी बना दिया जाता है। समझ में आ रहा है? जब राजधानी बना तो एक यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए और एक हाई कोर्ट भी होना चाहिए। किसी भी राजधानी में देख लीजिएगा, ये दो मूल चीज़ें होती हैं राजधानी में। तो 1916 में पटना यूनिवर्सिटी और 1917 में पटना हाई कोर्ट का गठन कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ जनजातीय विद्रोह देखते हैं बिहार में, कौन कौन से जनजातीय विद्रोह रहते हैं।
चलिए तो कुछ प्रमुख विद्रोह बिहार के देख लेते हैं, जिसमें नोनिया विद्रोह, नोनिया विद्रोह 1770 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक चलता है, जो क्षेत्र रहता है हाजीपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत क्षेत्र रहता है। ये विद्रोह रहता है सोरा उत्पादक, मुख्यतः सोरा उत्पादक केंद्र पर ही ये विद्रोह किया जाता है। नोनिया विद्रोह कब होता है? 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। इसका लोकेशन क्या रहता है? हाजीपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत। और ये होता कब है? कि सोरा उत्पादक केंद्र, मुख्यतः सोरा उत्पादक केंद्र पर ही होता है। तमार विद्रोह, तमार विद्रोह 1789 से 1794 ईस्वी तक। ये किनका विद्रोह रहता है? उरांव जनजाति का विद्रोह रहता है। ठीक है, उरांव जनजाति का विद्रोह रहता है। और छोटा नागपुर क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। ठीक है, इसमें जो तमार विद्रोह रहता है, साहूकार या जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये विद्रोह रहता है। साहूकार और जमींदार के शोषण के खिलाफ तमार विद्रोह होता है, जो 1794 ईस्वी तक चलता है। फिर उसके बाद ये विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया जाता है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी तक चलता है, पलामू में होता है। चेरो विद्रोह कहाँ होता है? पलामू में होता है। इसके नेता रहते हैं भूषण सिंह। भूषण सिंह को क्या किया जाता है? अंग्रेजों पकड़ के चेरो विद्रोह में फांसी दे देता है और ये विद्रोह दब जाता है। फिर आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में होता है, छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। ये तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किए तो मुंडा लोग रहते हैं, लेकिन इनमें साथ हो और उरांव जनजाति के लोग भी देते हैं। ठीक है, और इस विद्रोह का मुख्य कारण था भूमि सुधार। भूमि सुधार। इसके नेता रहते हैं बुद्धो भगत, विंध्य नारायण, सिंह नारायण और सुरगा सिंह। विंध्य नारायण, सिंह राय और सुरगा सिंह। कौन कौन? बुद्धो भगत, विंध्य नारायण, सिंह राय, सुरगा सिंह। 4 नेता रहते हैं किसके? कोल विद्रोह के। ठीक है, अब भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 ईस्वी में होता है। इसके नेता गंगा नारायण सिंह रहते हैं। ठीक है, गंगा नारायण सिंह इसके नेता रहते हैं। और इसमें क्या होता है? शोषणकारी लगान व्यवस्था को लेकर ये विद्रोह किया जाता है। भूमिज विद्रोह शोषणकारी लगान व्यवस्था के खिलाफ ये विद्रोह किया जाता है। और इसका क्षेत्र रहता है वीरभूम और सिंहभूम, जो वर्तमान झारखंड जिले में पड़ता है, लेकिन उस समय बिहार जिले में पड़ता था। ठीक है, अब संथाल विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855 और 56 ईस्वी में आता है, जो राजमहल से भगनाडीह, जिसे दामन ए कोह कहते हैं। इसके नेता 4 भाई सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव रहते हैं। ठीक है, और इस विद्रोह को अलेक्जेंडर और थॉमसन दबा देते हैं। ठीक है, संथाल विद्रोह को अलेक्जेंडर और थॉमसन दबा देते हैं। अब लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में ही लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया। ये इसलिए किया गया कि इनको पीतल के लोटा के जगह मिट्टी का बर्तन दिया जाता है। पीतल के लोटा और बर्तन की जगह मिट्टी का बर्तन दिया जाता है। तब ये मुजफ्फरपुर जिला के कैदी विद्रोह कर देते हैं कि नहीं, हमें पीतल का ही लोटा चाहिए, हमें मिट्टी का लोटा नहीं चाहिए। इसलिए इस विद्रोह को लोटा विद्रोह कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो रहता है 1858 से 1895 और 1895 से 1901 ईस्वी तक चलता है। ये 2 चरणों में चलता है। मुंडा विद्रोह 2 चरणों में चलता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह 2 चरणों में चलता है। ठीक है, 1858 से लेकर 1895 और 1895 से 1901 ईस्वी तक। इसको बिरसा मुंडा के पहले के विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। मतलब बिरसा मुंडा जब तक इस विद्रोह में नहीं रहते हैं, तब इस विद्रोह को सरदारी लड़ाई कहा जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा इस विद्रोह में नहीं रहते हैं तो मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई कहा जाता है।
ठीक है। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण रहते हैं, ठीक है। धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण रहते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह को, और ये सुधारवादी प्रयास के रूप में प्रारंभ हुआ था। मुंडा विद्रोह जो था वो सुधारवादी क्रम में था। मुंडा विद्रोह सुधारवादी प्रयास के रूप में प्रारंभ हुआ था। बिरसा नैतिक आचरण की शुद्धता, जब बिरसा मुंडा इसमें शामिल होते हैं तो आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद, ये तीन चीज़ों पे बल देते हैं। कौन कौन? आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद पे बल देते हैं, ठीक है। और इसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार दमन चक्र चलाती है। मुंडा विद्रोह के खिलाफ भारी संख्या में दमन चक्र चलाया गया। ऐसा नहीं कि मुंडा लोग विद्रोह ने विरोध नहीं किया, बहुत विरोध किए थे और बहुत ब्रिटिश सैनिकों को भी मार दिए थे, ठीक है। फिर अंततः 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। 3 मार्च सन 19 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 साल की सजा दी गई, लेकिन 9 जून 1901 ईस्वी को रांची कारागार में, रांची जेल में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, जहां अब बिरसा मुंडा की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में बिहार, झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह भी पूजा जाता है। ये ऐसा उपदेश दे देते हैं कि इनको भगवान की तरह भी माना जाता है 4 राज्यों में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट विद्रोह आता है ताना भगत आंदोलन। 1914 ईस्वी में होता है। ये गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड के टोली गांव में होता है। गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली गांव में होता है ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी को, ठीक है। ये उरांव जनजाति का विद्रोह रहता है, उरांव जनजाति का विद्रोह रहता है, ठीक है। शुरुआती चरण में कुरुख धर्म उरांव का मूल धर्म, कुरुख धर्म उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को कुरुख धर्म के नाम से शुरुआती चरण में जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत रहते हैं, और ये जतरा भगत धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और फिर सिर्फ धर्मेश मतलब उरांव के देवता के आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस मदिरा, कुरीतियों को दूर करने पर बल देते हैं जतरा भगत, ठीक है। और जतरा भगत ने ही ऐलान किया था, इस विद्रोह में जतरा भगत ने ही ऐलान किया था कि मालगुजारी नहीं देंगे, कर नहीं देंगे और दीकुओं एक शब्द, दीकुओ मतलब बाहरी लोग को खदेड़ेंगे, उनका इस जमीन पे कोई अधिकार नहीं है। यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, और ये एक काम भी किए थे कि हम अब मजदूरी नहीं चलाएंगे, मजदूरी नहीं करेंगे। किसका मजदूरी नहीं करेंगे? तो अंग्रेज़ों का। और ये अभियान भी चलाया जाता है कि हम अब मजदूरी नहीं करेंगे, ठीक है। प्रायः आदिवासी, ये भी देखा जाता है
कि आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बिरसा मुंडा भी धार्मिक तथ्यों पर जोर देते हैं और जतरा भगत भी धार्मिक तथ्यों पर जोर देते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि बिरसा मुंडा के ही एक अवतार जतरा भगत रहते हैं। चलिए शॉर्ट फॉर्म में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम बोल देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा विद्रोह को, ठीक है? फटाफट मिलाइए, हम बोल देते हैं। सन और उसके नेता को बोल देते हैं, एक बार रिवीजन के तौर पे मिला लीजिए। 1800 से 1802 ईस्वी चेरो विद्रोह, भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह और रामबख्श सिंह 3 लोग रहते हैं। 1800 से 1802 ईस्वी में भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, रामबख्श सिंह कौन रहते हैं? चेरो विद्रोह के नेता रहते हैं। 1831-32 में कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, विंद्र राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा। 1832-33 में भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण सिंह, जिसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। 1855-56 में संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। 1874 ईस्वी में ये छूट रहा था, 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन होता है। खरवार आंदोलन होता है। कौन? भागीरथी मांझी इसके नेतृत्व करते हैं। ये क्या करते हैं कि तीर से ही, भागलपुर क्षेत्र में होता है भागीरथी मांझी, ये भागलपुर क्षेत्र में होता है। तीर से ही एक अंग्रेज अधिकारी को घायल कर देते हैं, ठीक है? और ये भी जो रहता है विद्रोह शुरू होता है, ये शोषण के खिलाफ ही शुरू होता है। जल जंगल जमीन वाले तथ्य को आप जानते ही होंगे, उसी शोषण के खिलाफ शुरू होता है। और 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत, और 1899 से 1900 ईस्वी तक मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा होता है, ठीक है? ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ इस क्लास को विराम देते हैं और फिर देखेंगे 1857 की क्रांति, उसके बाद देखेंगे बिहार के आंदोलन में, भारतीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।